जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। हम लोग एक नदियों का वीडियो जिसमें गंगा नदी तंत्र को कवर किए थे। आज हम लोग हिमालय पार की नदियों के बारे में जानेंगे। जैसे हिमालय पार की नदियां कहने का मतलब, अगर हिमालय पार की नदियां हैं तो उसको कैसे कौन कौन सी नदी होती है उसको जानते हैं। जैसे हिमालय से पहले अगर वो नदी बह रही होगी तभी तो हिमालय पार की नदी कह जाती है। तो उस नदी में आती है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी। तो हम इसी वीडियो में सिंधु नदी तंत्र को भी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी, दोनों को कवर करेंगे और दोनों से आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी और सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, समय ज़्यादा गवाते हुए ना आते हैं अपने काम की बात पे आ जाते हैं। तो थोड़ी सी बातें ये भी समझ लीजिए कि जैसे भारत की जो नदियां हैं, नदियों के हिसाब से ही भारत में ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला काम होता है। तो इसलिए भारत को नदियों का देश कह लेते हैं, क्योंकि अगर भारत की आर्थिक विकास देखा जाए तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान नदियाँ ही दिलाती हैं। ऐसे माना जाता है कि भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिसमें से 23 बड़ी और 200 लगभग लघुत्तर नदियां होती हैं। उन्हीं को हम लोग को जानना होता है। तो आइए, समय ज़्यादा गवाते हुए नहीं, हम लोग बात करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत का ऊपरी वाला मैप। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र होता है तिब्बत, और इसी क्षेत्र में यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ही यहाँ से नदी एक निकल जाती है जिनको कहते हैं सिंधु नदी, और यहाँ ही से एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है सतलुज नदी, और यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे तिब्बत में इसको संगपो के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं 3 नदियों के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, मुख्य रूप से सिंधु नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को। वैसे जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, तो पहले बताएंगे सिंधु नदी, दूसरा सतलुज और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय पार की नदी के नाम से जानी जाती है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग समझाएं कि अभी मानसरोवर झील यहीं पे है तिब्बत में, और यहीं से सिंधु नदी निकलती है। यानी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु नदी कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। और मुहाने की बात करें, यानी ये अपना जल कहाँ गिराती है, या उसी को कभी कभी बोल लेता है एग्जामों में कि वो नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो अरब सागर में। क्योंकि ये जो नदी है सिंधु नदी 3 देश से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पे तिब्बत से अगर निकलती है तो तिब्बत चाइना का हिस्सा है, चाइना इस पे कब्जा किया हो तो इसको मान लेते हैं चीन या चाइना। और फिर यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है तो भारत के एक राज्य से यानी लेह लद्दाख से, और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। और याद रखेंगे पाकिस्तान की राष्ट्र नदी के नाम से भी सिंधु नदी को जानते हैं। यानी पाकिस्तान की राष्ट्र नदी कौन सी है, जैसे हम लोग भारत की राष्ट्र नदी गंगा है, वैसे ही पाकिस्तान की राष्ट्र नदी सिंधु है। और इसकी बात करते हैं सहायक नदियों की। तो अब जैसे इधर से देखिए, इसमें पूछता है दाएं से मिलने वाली कुछ सहायक नदियां और बाएं से मिलने वाली कुछ सहायक नदियां। तो इधर अगर मान लीजिए ये वाला हिस्सा अगर हम लोग इधर देखते हैं तो ये वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं पूर्व, और इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिम। तो पूर्व से होते हुए पश्चिम की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा राइट वाला हिस्सा इधर होगा और लेफ्ट वाला इधर होगा। तो इधर से जो नदियां मिलेंगी उसको बोलेंगे दाएं से मिलने वाली नदी, और इधर से जो नदियां मिलेगी उनको कहेंगे बाएं से मिलने वाली नदी। तो हम लोग को मुख्य रूप से बाएं से मिलने वाली नदी को जानना है, क्योंकि भारत में बाएं से इसकी सहायक नदियां ही होकर गुजरती हैं जो इसकी सहायक नदी बनती है। और वो बाएं से मिलने वाली कौन कौन सी है, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, और भी नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख नदी हैं जिनके बारे में हमको जानना है। वैसे अगर दाएं से देखा जाए तो दाएं से मिलने वाली इसमें सहायक नदियां गोमल, श्योक, खुर्रम और भी कई सारी नदियां हैं, जैसे काबुल भी है। तो ये सारी नदियां हैं जो दाएं से इसकी सहायक नदी होती है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं।
जैसे सिंधु नदी अगर पूछा जाए कि कितने देशों से होकर गुजरती है तो याद रखेंगे 3 देश से, एक तो चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। उसके बाद सिंधु नदी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ये बात याद रखेंगे, और भारत के सिर्फ एक ही राज्य लेह लद्दाख से होकर गुजरती है और उसमें लेह जिले से होती है। और यहाँ पे हम लोग ट्रांस हिमालय में कवर किए थे, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां होती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और पाकिस्तान में ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, जिसको मुहाना कह लेते हैं या डेल्टा कह लेते हैं। और सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र है ना, उसमें से 2 नदियां तिब्बत से आती है, तो एक तो खुद ही सिंधु नदी है और एक सतलुज नदी है, ठीक है। और यह याद रखेंगे भारत के केवल एक ही शहर से लेह से होकर गुजरती है। अब आते हैं यहाँ पे आगे के कुछ हिस्से को जान लेते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ से मान लीजिए तिब्बत से निकल रही है, भारत के इस वाले राज्य से होकर ऐसे जा रही है लद्दाख से। तो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत में इसके बीच में झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? पानी को लेकर, क्योंकि अगर भारत में इसकी सारी पानी को रोक ले जाए तो पाकिस्तान में जाएगा नहीं, तो पाकिस्तान के तरफ सिंचाई कैसे होगा। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको कहा जाता है सिंधु जल समझौता, और ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था। और ये इस सिंधु समझौता के अनुसार उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। और इन दोनों लोग के बीच में समझौता हुआ, जिसमें ये कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जो जल है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। वहीं रावी, ब्यास और सतलुज का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% यूज पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1960 में। और किन नदियों का 80% भाग भारत यूज करता है और किस नदियों का जल 80% पाकिस्तान यूज करता है, तो याद रखेंगे सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% भाग पाकिस्तान यूज करता है और भारत रावी, ब्यास और सतलुज का 80% यूज करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे चिनाब है, तो चिनाब का उद्गम समझ लेते हैं। ये चिनाब है जो, तो चिनाब का उद्गम होता है बारालाचला दर्रे से, और बारालाचला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और इसकी मुहाने की बात करें, यानी अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है जो चिनाब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। और इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और चिनाब का पुराना नाम क्या होता है? तो चिनाब का पुराना नाम अस्किनी होता है, ये भी याद रखेंगे। कई बार एग्जामों में पूछा है कि चिनाब का पुराना नाम क्या है, तो अस्किनी, ये भी याद रखेंगे। आगे अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से, मान लीजिए मानसरोवर झील से, ये वाली स्थिति एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। ये वाली स्थिति थी, ये वाली, यहीं से सिंधु नदी और सतलुज नदी भी निकल रही थी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बता लें, तो आइए समझते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के यहाँ से आप देख रहे होंगे चित्र में, यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आते हुए, और जैसे यहाँ तिब्बत से निकलती है और फिर भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। तो ये जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह नदी 3 देशों में होकर बहती है। जैसे सिंधु नदी 3 देश में होकर बह रही थी, चीन, भारत और पाकिस्तान, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देश से होकर बहती है, जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है
और भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर ही है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में ये भी याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, क्योंकि इसका जलग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है और असम में इससे कई सारी आकर नदियाँ मिलती हैं। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ से देखिए, ये चेमारड्यूंग ग्लेशियर से ही निकलती है। यहाँ से यांगसिंग, वैसे तो कहेंगे कि यांगसिंग ग्लेशियर से निकलती है, वैसे याद रखेंगे मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है। अब ये यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे इस नदी का नाम होता है, यानी तिब्बत में इस नदी को नाम किस नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो याद रखेंगे संगपो के नाम से जाना जाता है। यानी पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो संगपो के। और वैसे जैसे ही वो भारत में बड़ा लाचला दर्रे को, यानी बड़ा लाचला नहीं, यहाँ पे एक हिमालय का पूर्वी छोर है जिसको कहते हैं नमचा बरवा, और नमचा बरवा को काटकर ये भारत में प्रवेश करती है तो वो वहाँ पे राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर से अरुणाचल प्रदेश के बाद जैसे ही वो नदी असम में प्रवेश करती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और बांग्लादेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो इसी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से बहुत कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो संगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है। जमुना और यमुना में अंतर समझिएगा। यमुना है जो गंगा की सहायक नदी है, और ये जमुना है जो ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक है। तो आइए और इसके बारे में आगे की स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे सही नक्शा दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यांगसिंग ग्लेशियर लिखा हुआ है, और ये नदी जब ऐसे आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, संगपो। और जैसे ही ये भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग होता है। और उसके बाद यहाँ से दिबांग और एक लोहित और एक बूढ़ी दिबांग नदी जब यहाँ पे मिलती है तो एक बड़ा सा नदी द्वीप का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं मांजुली नदी द्वीप। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, मांजुली नदी द्वीप। कई बार एग्जाम में पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है और किस राज्य में, असम में। और यहीं पे सबसे दुनिया का छोटा नदी द्वीप भी बनता है जिसका नाम है उमानंद। तो ये भी बात याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद भी यहीं पे असम में ही बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो उन सहायक नदियाँ के बारे में भी पूछ लेता है आपसे कि जो लोहित नदी है या कौन सी ऐसी नदी है जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये है लोहित नदी, और लोहित नदी का क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये नदी जब वहाँ से प्रवाहित होती है तो इसका पानी लाल हो जाता है, और इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों का नाम याद रखेंगे, जैसे एक लोहित और दिबांग, बूढ़ी दिबांग, और उसके बाद यहाँ याद रखेंगे सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। यानी आपसे जैसे पूछा था सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चिनाब बताए थे, वैसे ही ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी तो सुबनसिरी। और यहाँ पे इसी से एक राम गंगा नदी भी मिलती है, घनसिरी भी नदी मिलती है, यानी इसी की एक सहायक नदी है। जिया बरेली भी जो तेजपुर में आकर मिलती है, कंपीली भी है, और उसके बाद मानस इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो ये इसको भी एग्जामों में कई बार पूछा है, तो मानस को याद रखेंगे। और ये तीस्ता है, जो तीस्ता 1787 से पहले यह गंगा की सहायक नदी थी, जबकि 1787 में बाढ़ आने के कारण यह अपना मार्ग परिवर्तन की और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। यह तीस्ता नदी जो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यही नदी जमुना आकर यहाँ बांग्लादेश में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आकर जमुना के नाम से जाना जाती है, और बाद में यह
पद्मा यानी जो गंगा नदी जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और फिर ये दोनों नदियां आकर आपस में मिलती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर यही नदी पद्मा जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह नागालैंड से एक मेघना या बराक नामक नदी आकर इसके जलधारा से मिलती है, और आगे की जलधारा को हम लोग मेघना कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें अभी नहीं समझ में आई हो, फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र यहाँ से आएगी इधर, और ये गंगा नदी आएगी, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानेंगे, और ये नदी जो ब्रह्मपुत्र आ रही है इसको जमुना के नाम से जानेंगे। अब इसकी जो जलधारा आगे बढ़ेगी इसको पद्मा के नाम से जानेंगे, और फिर से एक नदी नागालैंड से आएगी, इसका नाम होगा बराक या मेघना। तो ये नदी जब पद्मा से मिलेगी तो इसके संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं, और यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है किन दो नदियों के पानी द्वारा लाए गए से होता है, तो याद रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र ही बताएंगे, ठीक है, और किसी नदी का नाम नहीं लेंगे। अब उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो पहला आपका क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। हम लोग अभी ध्यान दिए हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से यांगसिंग ग्लेशियर से निकलती है। वैसे यांगसिंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जबकि चोंगडुंगडू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। आगे बात करेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। अब यहाँ पे सिंधु नदी भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये सभी नदियां निकलती हैं। आगे बात करें सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, यानी सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, तो उसमें कह रहा है कि पाकिस्तान का कौन सी नदी है नहीं है जिसपे 80% उसका हिस्सा नहीं है, तो यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पे पाकिस्तान का 80% हिस्सा है, जबकि भारत का 20%। जबकि एक रावी नदी है, इस पर भारत का 80% हिस्सा है और पाकिस्तान का 20%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यानी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है, जिनको हम हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जान रहे थे। अगला क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह अभी बताए थे ऊपर कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। आगे भारत में संगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी तिब्बत में वही ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है तो संगपो के नाम से, और जैसे ही असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में रहती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी रावी नदी है जो उसका उद्गम रोहतांग दर्रा, यानी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है, उसी के समीप से रावी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, चिनाब नदी को, और इसका उद्गम बड़ा लाचला दर्रे के समीप से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अभी हम लोग इंपोर्टेंट करके पढ़े थे भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा को बताएंगे। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है जो भारत में है, और दुनिया का सबसे छोटा पूछेगा तो उमानंद बताएंगे। अगला क्वेश्चन है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर एक शहर है जो पाकिस्तान देश में पड़ता है और यह रावी नदी के तट पे स्थित है।
तो यहाँ पे वीडियो हम लोग का समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा या कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।